Hello बच्चों, this is the VSK and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve problems on a topic Law of Conservation of Linear Momentum and Impulse. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination just like a NEET and JEE mains. So let us start one by one. First question, a bullet of mass 5 kg is shot from a gun of mass 5 kg. The muzzle velocity of the bullet is 500 meter per second. The recoil velocity of the gun is. Here we have to find out the recoil velocity. What is given? Given that the bullet का mass 5 ग्राम, उसके बाद उन्होंने दिया है गन का भी मास दिया है विच इज इक्वल टू 5 kg. ओके, बुलेट की वेलोसिटी भी दिया है विच इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड. वी हैव टू फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी. आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो भी है इट इज रिलेटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, सो यहाँ पे लेट अस कंसिडर द सिचुएशन इज लाइक दिस वन इज अ गन. ओके, और जो भी फायर किया हुआ बुलेट है दिस इज दैट बुलेट. ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट द मास ऑफ दिस बुलेट इट इज इक्वल्स टू m1, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इट इज इक्वल्स टू v1. ओके, मास ऑफ द बुलेट इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 0.5 sorry it is equals to 5 gram, not 0.5, it is equals to 5 gram. Okay, 5 gram it is equals to, we can write here 5 into 10 raised to power minus 3 kg. ओके, उसके बाद वेलोसिटी उस बुलेट का दिया है विच इज इक्वल्स टू 500 मीटर पर सेकंड. ओके, उसके बाद उन्होंने ये दिया है कि इस गन का जो भी मास है इट इज इक्वल्स टू 5 kg. ओके, सो मास गन का it is represented by m2 and a velocity, recoil velocity of the gun, let us imagine that it is equals to v2. so v2 हमें फाइंड आउट करना है. m2 की वैल्यू दिया है उन्होंने it is equals to 5 किलोग्राम. ओके, जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ पे जब बुलेट रिलीज हो रहा है तो उस रिलीज होने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है. उस स्प्रिंग में यहाँ पे जो भी स्प्रिंग होता है उसमें एनर्जी स्टोर था, पोटेंशियल एनर्जी वही रिलीज हो रहा है. नो डाउट ट्रिगर दबाने के लिए हम थोड़ा फोर्स अप्लाई करें लेकिन वो बहुत ही कम है, वो यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे. ओके, सो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे पूरे सिस्टम के ऊपर. सिस्टम में क्या है? बुलेट प्लस गन. ओके, सो देयरफॉर बिफोर फायरिंग द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0. ओके, आफ्टर फायरिंग तो यहाँ पे पूरे सिस्टम का, जिस सिस्टम में बुलेट भी आ रहा है और गन भी आ रहा है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0. तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द बुलेट इट इज इक्वल टू m1 v1, मोमेंटम ऑफ द गन इट इज इक्वल टू m2 v2. सो दोनों का मोमेंटम का टोटल एडिशन कितना होना चाहिए? 0. फायरिंग के पहले 0 था तो फायरिंग के बाद पूरा सिस्टम का मोमेंटम 0 होना चाहिए. सो देयरफॉर हियर वी कैन राइट हियर m1 according to law of conservation of energy m1 v1 plus m2 v2 it is equals to 0. ओके, सो यहाँ पे m1 पता है, v1 पता है, m2 पता है, v2 फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर v2 it is equals to m1 v1 upon m2 which is equals to, again m1 की वैल्यू कितना है? it is equals to 5 into 10 raised to power minus of 3 multiplied by v1 की वैल्यू है 500 अपॉन इट इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू 5 kg. ओके, दिस 5 गेट कैंसिल हियर. सो 500 इंटू 10 raised to power minus 3. ओके, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आएगा इट इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड. ओके, सो देयरफॉर v2 इट इज इक्वल्स टू 0.5 meter per second. So this is that value. V2 is equals to 0.5 meter per second. So मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ओके, सो
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट वन, अ बॉडी ऑफ मास m at rest explodes into 3 pieces, okay, 2 of which of mass m/4 each are thrown off in perpendicular directions with velocities of 3 meter per second and 4 meter per second respectively. The third piece will be thrown off with a velocity of, okay, so यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया जिस ऑब्जेक्ट का टोटल मास है कैपिटल M. Let us imagine that this is that body whose mass is a capital M. Okay, इस बॉडी का एक्सप्लोजन हो रहा है तो इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। ओके, सो एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस। अब 3 पीसेस जो भी हो रहे हैं उनमें से 2 पीस का मास है m/4 और जो भी थर्ड पीस होगा दैट इज हैविंग द मास ऑफ m/2। जैसे कि अगर टोटल मास हम यहाँ पे कैपिटल M कंसिडर कर रहे हैं, ओके, इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। फर्स्ट जो भी है उसका मास होगा m/4, सेकंड पीस जो भी है उसका भी मास होगा m/4 और थर्ड पीस जो भी होगा, क्योंकि m/4 प्लस m/4 इट बिकम m/2 यानी हाफ ऑफ दिस हो गया, तो रिमेनिंग जो भी रहेगा इट इज इक्वल्स टू m/2। इतना मास थर्ड पीस का होना चाहिए। उसमें से उनका कहना है कि पहले जो भी 2 पीसेस है m/4 एंड m/4 मास के, दे आर मूविंग इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन with the velocities 3 meter per second and 4 meter per second, just like this one. Okay, so these are the 2 perpendicular direction. ये छोटा मास जो भी है having the mass of m/4 ये इस डायरेक्शन में मूव होगा, इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो भी है this is moving in this direction, okay, in above direction with a velocity of, इट इज गिवन, एक का मास है 3 मीटर पर सेकंड और एक का मास है 4 मीटर पर सेकंड। ओके, सो अब यहां पे अगर देखते हो तो इसका मास आपको पता है इट इज इक्वल टू m/4, उसकी वेलोसिटी पता है इट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। सो जो भी मोमेंटम इस साइड बनेगा दैट मोमेंटम, लेट अस इमेजिन दैट मोमेंटम इज इक्वल टू p1, इट इज द फर्स्ट पार्टिकल, इट इज इक्वल टू, सो मास कितना है, मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास है m/4, वेलोसिटी है 4। ओके, सो टोटल मोमेंटम जो भी आएगा इट इज इक्वल टू 4 पर गेट कैंसिल, इट इज इक्वल टू m, और इसका यूनिट क्या बनेगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड, बिकॉज m इतना मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है। ओके, 4 गेट कैंसिल। उसी तरह हम इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। सो मोमेंटम इट इज इक्वल टू p2 विच इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में जो भी मोमेंटम हो रहा है इट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, इट इज इक्वल टू m/4, क्योंकि इस पीस का भी मास m/4 है, इंटू वेलोसिटी है 3, सो दिस इज इक्वल टू 3m/4। ओके, सो दिस इज द मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, यूनिट इज इक्वल टू अगेन kg मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए थोड़ा, जैसे कि हमने बेसिक वेक्टर्स में पढ़ा था कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटीज है तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट मोमेंटम होगा 2 पीसेस का, तो रिजल्टेंट मोमेंटम शुड बी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रहना चाहिए। ओके, और इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम जो भी होगा दैट रिजल्टेंट मोमेंटम वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू p डैश। सो p डैश इट इज अ रिजल्टेंट मोमेंटम। ओके, रिजल्टेंट किसका, p1 और p2 का रिजल्टेंट यानी कंबाइंड मोमेंटम। ओके, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर p डैश का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ p डैश इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे p डैश का मैग्नीट्यूड आएगा इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू p1 p2 cos थीटा आएगा, लेकिन इसमें p1 और p2 का में, सॉरी, दोनों वेक्टर्स में का एंगल जो भी होगा, दोनों मोमेंटम में का एंगल जो भी है इट इज इक्वल टू 90, देयरफॉर cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, तो अगला टर्म जो भी होगा इट इज बिकम अ 0। सो देयरफॉर यहाँ पे p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर आएगा। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1, सो p1 का वैल्यू है इट इज इक्वल टू m, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर आएगा यहाँ पे,
m स्क्वायर प्लस P2 की वैल्यू है 3m/4, ओके, सो इट इज इक्वल टू 9m स्क्वायर बाय 16। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद P डैश की वैल्यू कितना आएगा, सो P डैश इज इक्वल टू इट्स अ 5m/4, so this is the resultant momentum of these two, okay। अब थर्ड पीस जो भी बचा है, ओके, थर्ड पीस का मोशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए अपोजिट टू दिस रिजल्टेंट, ओके। अब पूरे सिस्टम में हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया था, उसका एक्सप्लोजन हुआ था, तो रिजल्टेंट मोमेंटम अब 0 होगा, ओके। अब कितने पार्टिकल्स यहाँ पे, टोटल 3 है, लेकिन इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का इफेक्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, यानी P डैश इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। दिस इज द रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ दिस टू, देयरफॉर इन दोनों के बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे 2 ही पार्टिकल्स है, एक इस डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है, ओके। सो जितना P डैश होगा उतना ही मोमेंटम इसका होना चाहिए, इसको मैं कंसिडर करूंगा P। सो P एंड P डैश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। सो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू, लास्ट इक्वेशन, P इज इक्वल्स टू, दैट इज द मोमेंटम इज इक्वल्स टू 5m/4। व्हाट इज अ P? इट इज अ मोमेंटम ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल, ओके, थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम है। लेकिन P इज इक्वल्स टू P डैश, okay, sorry, P is a momentum, so what is a momentum? It is equals to mass into velocity। अब इस पार्टिकल का मास कितना है जो इस साइड आने वाला है, so उसका मास है m/2, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था यहाँ पे, ओके, इनटू उसकी वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे v, so therefore it is equals to m/2 यानी P की वैल्यू इनटू v, ओके। सो यहाँ पे दिस mm गेट कैंसल, ये 2 ऊपर जाएगा, ओके, अगर 2 ऊपर जाए तो 10/4 इट इज इक्वल टू 5/2। सो फाइनल आंसर जो भी आएगा दैट इज इक्वल्स टू, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, वेलोसिटी ऑफ दैट थर्ड पार्टिकल इट इज इक्वल्स टू, ये होगा 10/4, सो इट इज इक्वल्स टू 5/2 विच इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द आंसर, सो ऑप्शन सी इट इज करेक्ट वन। Next one, a bullet mass 10 gram is fired from a gun of mass 1 kg. If the recoil velocity is 5 meter per second, the velocity of the muzzle is, okay, so यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है देखिए, बुलेट का मास दिया है विच इज इक्वल टू 10 ग्राम, उसके बाद यहाँ पे दिया है उस गन का मास विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, और उसकी रिकॉइल वेलोसिटी दिया है गन का विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। हमें बुलेट की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ओके। सो यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी है इट इज बेस्ड ऑन अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। सो let us imagine that this is a gun having the mass of m1, its velocity is equal to v1. This is a bullet which is moving with the velocity of v2 having the mass of m2, okay। So according to law of conservation of energy, the total momentum of the system before firing and total momentum of the system after firing should be same। यानी इसका मतलब है जितना मोमेंटम इस बुलेट का आएगा उतना ही मोमेंटम इस गन का आना चाहिए, okay। So therefore we can write here m1 v1 it is equals to m2 v2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ दैट मुज़ल, मींस उस बुलेट की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सो क्या क्या दिया है, मास ऑफ द गन दिया है इट इज इक्वल टू 1 kg, वेलोसिटी ऑफ द गन यानी रिकॉइल वेलोसिटी इट इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल्स टू, हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, एक्चुअल में ये इक्वेशन आता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब हम अगर नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे या ले लीजिएगा, दिस इज अ प्लस, इट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग इट बिकम अ 0। सो 1 प्लस 1 इंटू 5 माइनस m2 की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 10 ग्राम, यानी 10 इंटू 10⁻³ इंटू v2 हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सो देयरफॉर v2 इट इज इक्वल्स टू,
V2 it is equals to 5 upon 10 into 10 raised to power minus 3. So this is equals to 5 upon 10 into 10 raised to power minus 3. Okay, which is equals to कितना होना चाहिए? It is equals to 500 meter per second. Okay, this is the velocity of that bullet, okay, in forward direction. So ये माइनस में आएगा. अगर आप गन की वेलोसिटी पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो तो उसके अपोजिट में ये वेलोसिटी आएगा इन दिस डायरेक्शन, देयरफॉर यहाँ पे माइनस में आएगा. ओके, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हो तो इट विल बिकम 500 मीटर पर सेकंड. द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन act on a body, the momentum acquired is 125 kg meter per second. What is the period for which the force act on the body? Okay, so ये सिचुएशन कैसा देखिए, एक बॉडी है जिसके ऊपर 250 न्यूटन इतना फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं. ओके, इस फोर्स की वजह से उस बॉडी का मोमेंटम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. मोमेंटम कितने से बढ़ा है? 125 केजी मीटर पर सेकंड इतना. तो उनका क्वेश्चन ऐसा है कि आपने कितने देर के लिए उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया. ओके, सो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है. दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम इट इज इक्वल्स टू इम्पल्स. So impulse is nothing but the force into change in time, time interval, short time interval. So delta P, that is the change in momentum, is equals to force multiplied by small amount of time interval. Okay, so यहाँ पे acquired momentum यानी change in momentum की वैल्यू दिया है which is equals to 125 kg मीटर पर सेकंड. उसके बाद यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी दिया है. सो फोर्स की वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर डेल्टा टी इट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन एफ. ओके, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा पी की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू 125. एसआई सिस्टम यूनिट में है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. फोर्स भी न्यूटन में दिया है तो 250 न्यूटन आएगा यहाँ पे. ओके, 125 अपॉन 250 इट इज इक्वल्स टू 1/2. ओके, सो 1/2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5. सो दिस इज द टाइम, इट इज इन अ सेकंड. ओके, सो आंसर इज करेक्ट. आंसर इज 0.5 सेकंड. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. Next question. A player catch a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process be completed in 0.1 second, then the force of the ball exerted by the ball on the hands of the player is. Okay, प्रॉब्लम बहुत इजी है. यहाँ पे उस बॉल का मास दिया है. ओके, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैचिंग प्रोसेस होने से पहले जो भी कैचिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है विद इन 0.1 सेकंड. ओके, तो उसके बाद फाइनल वेलोसिटी होगा उस बॉल का 0. तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है? 20 मीटर पर सेकंड. पहले वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था बॉल हाथ में आने से पहले, और जैसे वो हाथ में आ जाएगा तो विद इन 0.1 सेकंड उसकी वेलोसिटी पूरा 0 हो जाएगा. ओके, तो उस बॉल का मास दिया है 150 ग्राम. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. फॉर्मूला कौन सा है? द फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो इसको थोड़ा, द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू mass into the rate of change of velocity with respect to time. Okay, so here mass it is given which is equals to 150 gram. अगर इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो it is equals to 0.15 kg होगा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. कितना चेंज हो रहा है? पहले 20 था, बाद में 0 हो गया. तो चेंज जो भी हो रहा है इट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड. कितने देर में हो रहा है? इट इज इक्वल्स टू 0.1 सेकंड. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू नाउ 0.15. ये हो जाएगा 200 पूरा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.15. दिस इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन. सो दिस फोर्स exerted by the ball
on the hand of the player, it is equals to 30 Newton. So option B is correct one. Next question. A rocket of mass 1000 kg exhausts a gas at the rate of 4 kg per second with a velocity 3000 meter per second. The thrust developed on the rocket is, ओके रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट कितना डेवलप हो रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके क्या क्या दिया है देख लीजिएगा. उस रॉकेट का मास दिया है, इट इज इक्वल्स टू 1000 kg. उसके बाद उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज इक्वल्स टू 4 kg पर सेकंड, और उसके बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इट इज इक्वल्स टू 3000 मीटर पर सेकंड. ओके सो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बनता है, तो फॉर्मूला रॉकेट वाला हमने ऑलरेडी देखा था. F that is the force, that is the thrust exerted on that rocket, it is equals to initial velocity into the rate of change of mass with respect to time. ओके सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. वेलोसिटी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 3000 मल्टीप्लाइड बाय dm by dt, the rate of exhaust of gas. Okay, it is equals to 4 kg per second, it is equals to 4. So this is equals to 12,000 आ जाएगा. Okay, न्यूटन में. So the force is equals to 12,000 Newton. So this is the answer. So option A is correct one. Next one. At a certain instant of time, the mass of a rocket going up vertically is 100 kg. Okay, if it is ejecting 5 kg of mass, 5 kg of gas per second at a speed of 400 meter per second, the acceleration of the rocket would be, taking g is equal to 10 meter per second square. Okay, so यहाँ पे हमें उस रॉकेट का इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. Okay, at the given time of instant, what is given, the total mass of that rocket is given, it is equals to 100 kilogram. After that it is ejecting gas which is equals to 5 kilogram per second. This is the rate of decrease of mass with respect to time. उसके बाद उस रॉकेट का at that instant velocity दिया है, it is equals to 400 meter per second. ओके और उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको 10 लेना है. ओके नो प्रॉब्लम. सो लेट अस इमेजिन दैट दिस रॉकेट, अगर ये रॉकेट फ्री स्पेस में रिवॉल्व होता, मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे फ्री स्पेस, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कुछ भी नहीं है वैसे, तो इसका अपवर्ड थ्रस्ट ओके कितना एक्ट होता. अगर ये फ्री स्पेस में रिवॉल्व होता तो अपवर्ड थ्रस्ट जो भी एक्ट हो रहा है, दैट अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल्स टू एफ विच इज इक्वल्स टू v इंटू वेलोसिटी इंटू dm by dt. ये न्यूटन ने कहा है, न्यूटन के सेकंड लॉ का एक फॉर्म है. ओके सो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट कितना एक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो v इंटू dm by dt. ओके वेलोसिटी कितना है, इट इज इक्वल्स टू 400 और dm by dt की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 5 kg पर सेकंड. सो ये कितना होगा वैल्यू, इट इज इक्वल्स टू 2000 ओके न्यूटन. 2000 न्यूटन इतना फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है. अगर इतना फोर्स एक्ट हो रहा है तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है. सो इनिशियल एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू acceleration, it is equals to according to Newton's second law force upon mass. Okay, so acceleration फाइंड आउट करना है तो फोर्स की वैल्यू आ गया यहाँ पे 2000 अपॉन मास की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे इनिशियल मास उसका 100. सो दिस इज इक्वल्स टू 20. सो 20 वॉट, इट इज अ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके सो ये होगा उसका एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन हमने उस वक्त फाइंड आउट किया था जब रॉकेट ये फ्री स्पेस में मूव हो रहा था, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ भी नहीं था. ओके सो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन रॉकेट का इतना होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड. लेकिन यहाँ पे आप जब रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, इट इज ऑन द फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ.
सो अर्थ क्या करेगा, अर्थ का इस रॉकेट का एक फ्री फॉल यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होना चाहिए यहाँ पे g, लेकिन इस रॉकेट का अपवर्ड थ्रस्ट के कारण कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट इज इक्वल टू a. सो a की वैल्यू कितना है, इट इज 20 और g की वैल्यू कितना है, इट इज 10. ओके दोनों एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर देखते हो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a डैश इन अपवर्ड डायरेक्शन, in upward direction. So this a dash, that is the resultant acceleration, is equals to a minus g. क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो भी है ये अपोजिट डायरेक्शन है. ओके सिंपली ऐड कर रहे हैं यहाँ पे. सो a की वैल्यू है 20 और g की वैल्यू है 10. So this is equals to 10 meter per second square. So this is a resultant acceleration of this rocket on the surface of the earth. So option B is correct one. अगर आपने गलती से यही तक सॉल्व किया तो आपका आंसर आ सकता है 20, लेकिन ये फ्री स्पेस में होगा जहां पे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है. ओके सो यहां पे ऑप्शन जो भी आ रहा है इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम start moving with an acceleration of 20 meter per second square. When hit by a force which acts on it for 0.1 second, the impulsive force is, okay, here we have to find out the impulsive force. What is given? Given is that mass of that ball which is equal to 150 gram. It is accelerating, okay, which is equal to 20 meter per second square. Okay, with this acceleration when hit by a force अप्लाई करने के बाद इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, और कितने देर के लिए फोर्स अप्लाई हुआ है, 0.1 सेकंड के लिए. ओके सो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया है. मास इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 150 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 0.15 kg. ओके उसके बाद उन दिया एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसके बाद उन्होंने दिया है टाइम dt, शॉर्ट इंटरवल टाइम, जितने देर के लिए फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज इक्वल टू 0.1 सेकंड. ओके सो अब हमें फाइंड आउट करना है इम्पल्स. सो इम्पल्सिव फोर्स फाइंड आउट करना है. तो इम्पल्सिव फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इम्पल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी कितना इम्पल्स एक्ट हो रहा है. सो यहाँ पे इम्पल्स इज इक्वल्स टू impulsive force, that is the impulse is equals to force into time, okay, force into time interval. So impulse is equals to force की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ, द फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. देयरफॉर यहाँ पे F की वैल्यू कितना आएगा, इट इज इक्वल्स टू m इनटू a इनटू ये फोर्स की वैल्यू होगा इनटू dt. ओके सो यहाँ पे m की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 0.15 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है, इट इज इक्वल्स टू 0.1. सो देयरफॉर इम्पल्स इज इक्वल्स टू, हमें इम्पल्स निकालना है, इट इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0.3 न्यूटन सेकंड. Okay, Newton second, it is a unit of the impulse. Therefore, impulse it is equals to 0.3 Newton second. So, यहाँ पे yes, option C is correct one. Question: a force of 50 dynes is acted on a body of mass 5 gram, which is at rest for an interval of 3 seconds. Then the impulse it is equals to, impulse का फॉर्मूला बहुत इजी है, द इम्पल्स इट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल. ओके सो इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, देखिए कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका मास कितना है और कितने देर के लिए एक्ट हो रहा है. सो डेल्टा टी इज गिवन, इट इज इक्वल्स टू 3 सेकंड, और उसके बाद 50 डाइन्स फोर्स दिया है. ओके और उन्होंने आंसर जो भी पूछा है, इट इज इन एसआई यूनिट. देयरफॉर इस फोर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट इज इन न्यूटन. सो देयरफॉर it is equals to, it is equals to
यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू 59 अगर है तो हम लिख सकते हैं न्यूटन में इट इज अ 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितने था, इट इज इक्वल्स टू 3 सेकंड के लिए। सो दिस इज इक्वल्स टू ये होगा 150 इंटू 10⁻⁻⁵। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻⁻³ लिख सकते हैं। द इम्पल्स है द न्यूटन इंटू सेकंड, सो दिस इज द इम्पल्स। ओके, 1.5 इंटू 10⁻⁻³ द ऑप्शन अगर देखते हो तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। ओके बच्चों, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।